नई संसद का जितना विरोध होना था वो तो हो गया। जिन्हें विरोध ही करना है वो तो विरोध करते रहे, क्योंकि इनका एजेंडा ही है ये विरोध करना। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि उनका विरोध एक्सपायर हो रहा है, इसलिए अब वो नए एजेंडे पर आ गए। कांग्रेस ने आज से 9 साल 9 सवाल का कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल होने पर 9 सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये 9 सवाल कांग्रेस के लिए ही घातक है। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। इन 9 सवालों में अर्थव्यवस्था का सवाल किया गया कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब हो गए हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा, आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ी। कृषि और किसान का सवाल किया गया, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ समझौते को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार। भ्रष्टाचार, मित्रवाद ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को चौथा सवाल बनाया इन्होंने कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 5वां सवाल इनका सामाजिक सद्भाव का है कि ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है, समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। 6ठा सामाजिक न्याय, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप है। 7वां लोकतांत्रिक संस्थाएं, ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारें गिराई गई हैं। इस तरह के सवाल किए गए। 8वां सवाल किया कि जन कल्याण की योजनाएं, ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है। 9वां सवाल कोरोना मिसमैनेजमेंट, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो 9 साल पर कांग्रेस के ये 9 सवाल। अब ये वही पुरानी बातें हैं जिनके आधार पर मोदी विरोध का एजेंडा सालों से चलाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और आप ये सुनिए। जब आप सच्चाई सुनेंगे, फैक्ट सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बॉस इसका मतलब इनके पास तो नरेंद्र मोदी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई फैक्ट्स और फिगर्स ही नहीं है। जैसे अर्थव्यवस्था, इसका मुद्दा ये लोग बना रहे ना भाई कि भाई अर्थव्यवस्था आपने डुबा दी, महंगाई बढ़ी हुई है। अरे बॉस 2023 के लिए जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वो 7% है, 7%। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं इंडिया को कि भैया इंडिया जैसा चमक रहा है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं चमक रहा। तो जिस इंडिया को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं उसको ये लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मोदी जी ने डुबा दी। इसका मतलब आप तो गलत मुद्दा उठा रहे भाई। महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं कि भाई आप देखिए महंगाई जो है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ा दी। 2014 से 2022 तक, 2014 से 2022 तक ये औसत बता रहा हूं आपको, औसत महंगाई वो 7% से नीचे रही है। मतलब कोरोना आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध आ गया, दुनिया में महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं, देश डूब रहे हैं, लोग एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं, फिर भी इंडिया में महंगाई जो है वो कई देशों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपीए 2 के दौरान 2 साल, यूपीए 2 2010, 11 और 2013-14 ये डबल डिजिट में थी महंगाई भाई। डबल डिजिट में जिनके जमाने में महंगाई थी, और तब कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा था, तब कोई कोरोना का संकट नहीं। 11.9%, 10% 2013 में। और आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो भारत में क्यों ज्यादा। आपका तो पहला ही सवाल जो है वो गड्ढे में गिर गया। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है? पाकिस्तान में महंगाई देखिए, पाकिस्तान में महंगाई 36% पे बॉस, 36%।
पड़ोसियों का हाल दिखा रहा हूं। श्रीलंका में महंगाई दर आज की डेट में 33% पर है। बांग्लादेश एक और पड़ोसी, यहां पर महंगाई दर 9% पर है, डबल डिजिट छूने वाली है। अरे ब्रिटेन देख लीजिए भाई, यूके में 8.7% पर महंगाई दर है, जर्मनी में 7.2 है, 7.2%। वहां तो मंदी चल रही है। और इंडिया में अभी आपको मैंने बताया, इंडिया में 4.8% पर है, लेटेस्ट जो आया है डेटा। कहां पहुंचे हुए हैं, और इंडिया 4.8% की महंगाई दर पर, और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ। पहला सवाल, महंगाई आपने बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था डुबा दी। अरे भैया, आपका तो सवाल ही डूब गया, फैक्ट से जाइएगा तो। फिर उन्होंने किसानों का सवाल किया कि भाई एमएसपी की बात, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? भाई एमएसपी पे कानून आप भी नहीं बनाते थे, मनमोहन सिंह भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता था ये डेवास्टेटिंग होगा, देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन एमएसपी पर खर्च कितना हो रहा है सालाना? अगर आप देखिए एमएसपी पर खर्च, देखिए जो ये सरकार कर रही है, 2,37,000 करोड़, 2,37,000 करोड़ का खर्च कर रही है। खाद सब्सिडी जो दे रही है किसानों को, वो खाद सब्सिडी पे सरकार ने जो है वो खर्च किया है 1,78,000 करोड़, 1,78,000 करोड़। और आप कह रहे किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। किसान सम्मान निधि KSN, इस पर अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में जा चुके हैं। आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, आपका तो ये मुद्दा भी गड्ढे में गया। एमएसपी को लागत का 1.5 गुना फिक्स कर दिया। एमएसपी लगातार बढ़ाई, जैसे धान की एमएसपी 2014 में 1,310 रुपए प्रति क्विंटल थी, 2022 में बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की एमएसपी 2014 में 1,400 रुपए क्विंटल थी, आज के डेट में 2,125 रुपए क्विंटल हो गई थी 2022 में। यह मुद्दा भी आपका हवा में चला गया। आप तो खुद ही बता रहे हैं, सवाल रखते हैं, पत्रकार जो है वो फैक्ट्स निकालते हैं, पता चलता है मोदी पास हो गए, आप फेल हो गए। इसी तरह से कांग्रेस के 9 सवालों में वही घिसी पिटी बात भी है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जनता की गाड़ी कमाई को दांव पर लगा दिया। जबकि सच यह है कि अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश वैल्यू का लेटेस्ट आंकड़ा आया। और आपको क्या कहता है वो आंकड़ा पता है? एलआईसी का निवेश, या एलआईसी, देखिए सिर्फ एलआईसी के बारे में आपको बताता हूं। अडानी ग्रुप में जो निवेश किया एलआईसी ने, जो पैसा, आपका पैसा अडानी ग्रुप में लगाया, उस निवेश की मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है आपको पता है? वो आज की डेट में है 44,750 करोड़ रुपए, 44,750 करोड़। जबकि एलआईसी ने निवेश किया, कितना किया था? निवेश मतलब कितना पैसा लगाया था, जो बढ़कर 44,700 करोड़ हो गया है। वो पैसा एलआईसी ने लगाया था 31,200 करोड़। तो जो लोग कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा डुबा दिया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा के, बॉस 31,000 करोड़ रुपया आज की डेट में 44,750 करोड़ रुपया बन चुका है। इसी तरह कुछ दिन पहले एलआईसी के Q4 के रिजल्ट आए थे। एलआईसी का प्रॉफिट, एलआईसी का फायदा 5 गुना बढ़ चुका है बॉस, और 5 गुना बढ़कर वो पहुंच चुका है 13,428 करोड़ रुपए पर। तो जो लोग कह रहे थे एलआईसी का पैसा डुबा दिया, उनसे पूछिए बॉस, नेताओं से भी पूछिए और पत्रकारों से भी पूछिए। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि एलआईसी में गरीब से गरीब आदमी, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी कमाई लगाता। उनसे झूठ मत बोलिए, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहे सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पे। देखिए कैसे एलआईसी का फायदा हो रहा है, देखिए कैसे आपका पैसा बढ़कर 44,750 करोड़ हो गया। लेकिन तमाशा बना के छोड़ दिया इन लोगों ने, हर चीज में झूठ बोल बोल। कांग्रेस के 9 सवालों में नया कुछ भी नहीं है, सच कुछ भी नहीं है, फैक्ट कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा इन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जिस कोरोना की अब कोई बात भी नहीं करता, उसे भी कांग्रेस मोदी विरोध का मुद्दा बना रही है।
जबकि कोविड मैनेजमेंट पर खुद WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। जिस तरह से पीएम मोदी ने कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जन आंदोलन बना दिया था, WHO ने उसकी भी तारीफ की थी। कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े क्या हैं? 220 करोड़ डोजेज अभी तक लगाई जा चुकी, लगभग 150 देशों को 24 करोड़ डोज दी गई। और अभी जो हाल में पपुआ न्यू गिनी देश के दौरे पर पीएम गए थे और वहां पैर छूने की तस्वीरें आई थी, वहां के पीएम ने पैर छू लिए थे नरेंद्र मोदी के, वो उसी कोरोना के संकट काल में जो दुनिया की मदद की। दुनिया पैर छू रही है बॉस, WHO तारीफ कर रहा है, और यहां ये लोग लिख रहे हैं 9 सवाल, कोरोना में आपने क्या देश को बर्बाद कर दिया। कह रहे हैं लोगों को आर्थिक मदद क्यों नहीं दी, हेल्थ केयर स्टेट का इशू आपने क्यों नहीं दिया, आपके स्टेट में अगर मौतें हुई तो। ये 9 सवाल करके आप नरेंद्र मोदी को और फायदा पहुंचा रहे। जितना इन 9 सवालों पर चर्चा होगी, जितना पाठशाला में हम फैक्ट बताएंगे, उतना लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा माहौल बना रहे हैं, उतना नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। लोग कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं। ये लोग पीएम मोदी को तानाशाह, हिटलर और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो क्या करते हैं, ये भी देख लीजिए कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। वहां एक सरकारी टीचर ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर सवाल क्या उठाए, उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। यह तस्वीर शांता मूर्ति MG की है, जो चित्रदुर्ग जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। शांता मूर्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कर्नाटक की आर्थिक हालत और राज्य पर कर्ज कैसे बढ़ा उसके बारे में कन्नड़ भाषा में लिखी इसी पोस्ट में क्या क्या लिखा है वो सुन लीजिए। SM कृष्णा जब मुख्यमंत्री थे तो कर्नाटक पर 3,590 करोड़ रुपए का कर्ज था। धर्म सिंह के CM रहते 15,635 करोड़ रुपए का कर्ज आया। HD कुमारस्वामी के कार्यकाल में 3,545 करोड़ रुपए का कर्ज आया। येदुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते 25,653 रुपए का करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा। सदानंद गौड़ा के कार्यकाल में 9,464 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा। जगदीश शेट्टार के CM रहते 13,464 करोड़ रुपए का कर्ज, जबकि सिद्धारमैया के कार्यकाल में 2,42,000 करोड़ का कर्ज रहा। शांता मूर्ति को चिंता थी कि भाई इतना कर्ज बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने पोस्ट लिख दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सिद्धारमैया के कार्यकाल में कर्नाटक पर सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ गया। इसी पोस्ट में आगे लिखा कि SM कृष्णा से लेकर जगदीश शेट्टार के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य पर कुल कर्ज था 71,351 करोड़ रुपए, जबकि सिद्धारमैया के अकेले के कार्यकाल में यह कर्ज बढ़कर 2,42,000 करोड़ रुपए हो गया। इससे साबित होता है कि मुफ्त के वादों की घोषणा करना सिद्धारमैया के लिए कितना आसान है। इसी पोस्ट के बाद शिक्षक शांता मूर्ति MG को सस्पेंड कर दिया गया। चित्रदुर्ग जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर होसदुर्ग तालुका के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि शांता मूर्ति को सस्पेंड कर दीजिए। शांता मूर्ति ने कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स 1966 का उल्लंघन किया। शांता मूर्ति के खिलाफ आगे कार्रवाई करने से पहले विभागीय जांच भी की जाएगी। जिस मुफ्त वाली राजनीति की बात करने पर कर्नाटक में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, उसकी सच्चाई आपको बताता हूं। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त के जो वादे किए, एक बार उनको सुनिए। भाई वो आदमी ऐसे ही टेंशन नहीं ले रहा, उसको दिख रहा है कि इतना कर्जा है और ये लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपए महीना देंगे 2 साल तक, बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए महीना देंगे 2 साल तक, घर चलाने वाली महिलाओं को 2,000 रुपए महीना देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में हर सदस्य को 10 किलो राशन फ्री मिलेगा, हर महिला के लिए सरकारी बस से सफर फ्री होगा। 5 प्रमुख वादे कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए जो रकम खर्च होगी आपको वो भी बताता हूं। यही बात शिक्षक शांता मूर्ति भी कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया। जो कांग्रेस ने वादे किए, ये आपको कर्नाटक का बता रहा हूं, मुफ्त के वादों का खर्च, और इसीलिए कोई भी आदमी टेंशन में आएगा। आपको तो लग रहा फ्री में मिल रहा है, अभी वो फ्री जो है वो आपके ऊपर कितना कर्ज बनेगा वो भी बताऊंगा। 50,000 करोड़ रुपया ये सालाना खर्च आएगा, बताया जा रहा है कि जो फ्री के वादे किए गए। यानी अगर 5 साल सरकार चली तो 5 साल में
2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हो जाएंगे फ्री की योजनाओं को पूरा करने। 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि यह वो राज्य है कर्नाटक जिस पे कर्ज ऑलरेडी मौजूद है। कितनी कर्ज की किस्त चुकाने में जाती है यह भी सुनिए। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्नाटक पर 5,64,000 करोड़ रुपए के कर्ज का अनुमान, जो कर्नाटक के स्टेट जीडीपी का 24% होगा। मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो 24 रुपया सिर्फ किस्त देने में चली जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए 14,179 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार को खर्च करने लगे और कर्ज के ब्याज को भरने के लिए कर्नाटक सरकार ने 29,395 करोड़ रुपए ब्याज के चुकाए। जबकि आप देखिए कि ब्याज पर जितना खर्च हुआ उससे कहीं कम सरकारी पेंशन पर खर्च हुआ। वर्ष 2022-23 में पेंशन पर सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी जितना आम आदमी को दिया उससे ज्यादा फ्री के नाम पर जो दिया उसका कर्जा चुकाने में चला गया। और ऐसे राज्य में कांग्रेस मुफ्त के वादों के दम पर सत्ता में आई और उन वादों को पूरा करने के लिए भी सरकार कर्ज लेगी, जो आखिरकार आम आदमी की जेब से लिया जाएगा। जबकि इस वक्त अगर आप सुनेंगे जो मैं आपसे कह रहा था, ये जो कर्नाटक का हाल है, प्रति व्यक्ति कर्ज जो है, मतलब एक आदमी पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है राज्य के, वो है 1,02,107 रुपए, 107 रुपीज। मतलब आपने कोई कर्ज न भी लिया हो तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, एक तरीके से जिस तरह से वहां पर सरकार कर्ज में डूबी हुई। तो आप तो सोच रहे हैं फ्री मिल रहा है, अरे भैया आप कर्ज में हैं। अब सोचिए कि आम आदमी पर कर्ज कितना बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, आपको फ्री दिख रहा है। ये जो हिडन कर्ज है ये आपको दिख ही नहीं रहा। इनका फोकस फ्री की रेवड़ी बांटने पर है, जबकि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे आम लोगों के लिए सुविधाएं बेहतर की जाए। जिस बेंगलोर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, वहां पर एक लड़की की जान किस लिए चली गई आपको पता है? क्योंकि वो बेंगलोर शहर के एक स्पॉट पर पानी में फंस गई। जिस लड़की की मौत हुई उसका नाम भानु रेखा था और वो एक टेक कंपनी में काम करती थी। लड़की रविवार को अपनी कार से कहीं जा रही थी, कार में उसके परिवार के लोग भी थे। बेंगलुरु के केआर सर्किल के पास अंडरपास में उसकी कार फंस गई। तेज बारिश की वजह से अंडरपास पानी से भर गया। लड़की के परिवार के लोगों को फायर डिपार्टमेंट ने समय रहते निकाल लिया, लेकिन लड़की बच नहीं पाई। ये तो शहर का हाल है कि पानी में डूब के लड़की मर गई, यानी राज्य कर्ज में डूबा है, पानी में डूबे हैं। ले बांटो फ्री में, ले लो वोट। जब फ्रीबीज की राजनीति से ही चुनाव जीते जा रहे हो तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कौन करे? सच्चाई यह है कि अब फ्री के वादों से चुनाव जीतने का फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होने लगा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में तो कांग्रेस ने बकायदा ऐलान कर दिया कि वो क्या क्या मुफ्त में देने वाली है। कांग्रेस के नेताओं ने वादे करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा ऑलरेडी कर दिया और 200 यूनिट तक हाफ रेट पर मिलेगी बिजली। हरियाणा में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात कर दी है, हरियाणा में भी 500 रुपए में मिलेगा। एमपी में हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। हरियाणा में बोल रहे हैं कि गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में दे देंगे। एमपी में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हरियाणा में 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन का वादा कर रहे हैं। एमपी में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा कर रहे हैं, हरियाणा में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कर रहे हैं। तो ये फ्री वाला तंत्र जो है, मंत्र जो है, वो चल गया है हिमाचल में, कर्नाटक में। अब इनको लग रहा है भैया हर जगह कर दो, बाद में देखेंगे, पहले हराओ ना, उसके बाद देखा जाएगा। फ्री पॉलिटिक्स के मॉडल को कांग्रेस जमकर अपना रही है और इससे सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ही परेशान हो रहे हो, क्योंकि मुफ्त वाले वादों के दम पर ही केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई और पंजाब में भी सत्ता हासिल की। इसलिए केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सुनिए केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं मुफ्त राशन देंगे।
हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। तो पूरे देश के अंदर, अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। आलम देखिए कि पब्लिक को सवाल पूछना चाहिए कि ये फ्री जो आप कर रहे हैं इनसे तो देश डूब जाएगा। यहां लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ये फ्री वाला तो हमने शुरू किया था, ये लोग कॉपी कर रहे हैं। बॉस, आज की डेट में दुनिया किस बात से परेशान है? किस बात से परेशान है? कि हम कितने करोड़ हुए जा रहे हैं। अपने देश के लोगों को खिलाएंगे कहां से, इतनी आबादी बढ़ रही है, पानी कहां से लाएंगे, सबके लिए नौकरी कहां से देंगे, वगैरह वगैरह टाइप की चिंताएं चल रही हैं। और इस सबसे ज्यादा इसकी टेंशन किसको होनी चाहिए थी? चीन को। भाई सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो चीन ही है ना। लेकिन जिनपिंग के चीन में अलग खेल चल रहा है। दुनिया की आबादी 750 करोड़ के पार जा चुकी है, लेकिन चीन इस चिंता में दुबला हुआ जा रहा है कि उसकी आबादी लगातार कम हो रही है। वहां के युवाओं को डेटिंग पर जाने और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए छुट्टी के ऑफर दिए जा रहे हैं। छुट्टी दे रहे हैं भाई कि बच्चा पैदा करके आओ। इतना ही नहीं, बिना शादी के बच्चा पैदा करने के लिए अलग से स्पेशल ऑफर मिल रहे हैं। इसके लिए ऑफिस से छुट्टी चाहिए, ले लो, बॉस की टेंशन मत लो। कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी चाहिए, कोई लीव एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ बच्चे पैदा करो। आपने ऐसा सुना था आज तक? लोग कहते हैं जाओ कमा के आओ, जाओ कुछ बड़ा करके आओ, जाओ कमाल दिखाओ दुनिया में। यहां कह रहे हैं जाओ बच्चे पैदा करके आओ। और ऐसे ऐसे ऑफर है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपके मन में भी आएगा कि चीनी ऑफर दे क्यों रहा है भाई? 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वो बच्चे पैदा करने क्यों कह रहा है? इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है और उस वजह में इंडिया भी शामिल है। लेकिन वो वजह क्या है आपको आगे बताऊंगा। पहले चीन का बच्चा पैदा करो वाला स्पेशल ऑफर सुनिए। चीन की सरकार के ऑफर्स के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिर बताऊंगा चीन का प्लान क्या है। ऑफर सुनिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स तक को कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। उनसे कह रहे हैं कॉलेज के स्टूडेंट से कि अगर डेटिंग करनी है तो 7 दिन की छुट्टी ले लो। ऑफर में छुट्टी मिल रही है भाई, डेटिंग करो, बच्चे पैदा करो। बिना शादी के बच्चे पैदा करने को लीगल मान्यता दे दी है कि अच्छा तुमको टेंशन आती है कि शादी कैसे करें, डर लगता है, शादी मत करो लेकिन बच्चे करो। अच्छा, इसके साथ साथ मेडिकल खर्च की सुविधा भी कह रही है सरकार कि हम देंगे, तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल हम भरेंगे, तुम बच्चे तो पैदा करो। कॉलेज स्टूडेंट से स्पर्म डोनेट करने की अपील की जा रही है। इसके बदले में 50,000 रुपए तक देने की ऑफर है। वो विक्की डोनर फिल्म आई थी ना, वही वाला काम। कह रहे कि तुम करो, 85,000 रुपया देंगे। मैरिड कपल को 1 महीने की पेड लीव मिल रही है कि तुमको पैसा भी देंगे, घर पे भी रहो, बच्चा भी पालो, लेकिन बच्चा पैदा करो। मतलब छुट्टी के दौरान पूरी सैलरी दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के नाम पर। 3 साल तक बच्चे की परवरिश के लिए 7500 युआन यानी करीब 90,000 रुपए सालाना मिलेगी। दूसरा बच्चा पैदा कर देने पर और रकम बढ़ जाएगी, 11,000 युआन यानी 1,31,000 रुपए मिलेंगे। और तीसरा कर दिए तो सरकार कंधे पे घुमाएगी ऐसा लग रहा है, 19,000 युआन यानी करीब 2,26,000 रुपए सालाना देगी सरकार। किसी के भी दिमाग की बत्ती फ्यूज हो जाए कि बॉस चीन में ये चल क्या रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, बच्चों को पालने के लिए जरूरी सामान पर सब्सिडी का भी ऑफर है। कमाल की बात यह है कि 1980 में चीन ने कहा था कि 1 बच्चा पैदा करो, अब कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो। उस समय आबादी रोकने के लिए कानून लाई थी, क्रूरता का डंडा चलाया था। अब आबादी बढ़ाने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रही, मतलब आपको ना कहने का मौका ही नहीं दे रही। सर कैसे बच्चा करेंगे, छुट्टी नहीं, छुट्टी लो। सर कैसे बच्चा करेंगे, पैसा नहीं, पैसा लो। सर हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे, लो मैं भर रहा हूं। सर घर कैसे चलाएंगे, लो घर का पैसा दे रहा हूं। मतलब आप ना ही नहीं बोल पाएंगे। मतलब ऐसा घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं कि कुछ मेरे ऊपर जाने के पहले लल्ले की शक्ल दिखा देते, लल्ली की शक्ल दिखा देते। तो वैसी हालत है। ये दिन आ जाएंगे कुछ दिन में, देखिएगा जिनपिंग कहेगा कि मैं बच्चा खिलाऊंगा भी, तुम पैदा तो कर। आज की तारीख में चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 140 करोड़ प्लस की आबादी है, फिर भी इसे आबादी बढ़ानी है। इसकी वजह क्या है, इसमें इंडिया का एंगल क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके आपको चीन के आबादी के बारे में दिखाता हूं कि चीन की आबादी को थोड़ा समझिए।
तब आपको समझ में आएगा कि चीन में ये चल क्या रहा है। चीन की आबादी को अगर आप देखेंगे उम्र के हिसाब से, तो 1 से 20 साल की आबादी, मतलब जो लोग 1 से 20 साल की आबादी वाले हैं, ऐसी आबादी 23%, 23% चीन के अंदर। 20 से 40 वाले 22 40 इयर्स, ऐसे लोग चीन के अंदर करीब 27% है। तो मतलब 1 से 40% के बीच में अगर आप मिला लीजिए तो करीब करीब 50% आबादी बैठती है। 40 से 50 साल वाले कितने हैं चीन के अंदर? ये हैं 14%। 50 से 60 वाले कितने हैं? ये हैं करीब 17%, 17%। और जो 60 प्लस हैं और 100 तक हैं, 60 से 100 साल, ये बैठते हैं 19%, 19%। तो ये एक तरफ तो ये आबादी है जिसको अगर आप मिला दीजिए तो ये 50% बैठती है, लेकिन जो बाकी की आबादी है 50%, ये बैठती है 40 से 100 साल के बीच। और रिटायर्ड लोग कितने हैं चीन के अंदर? रिटायर्ड लोग आज की डेट में चीन के अंदर हैं करीब 36%, 36%, क्योंकि ये 50-60 साल वाले भी हो गए और ये 60 से ऊपर वाले भी हो गए, तो बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोग हैं। अब चीन की सरकार का थॉट प्रोसेस ये है कि बॉस, ये जो 36% है जो रिटायर हो गए, ये मेरे किसी काम के नहीं है भाई। 40 से 50 साल के लोग अगले 10 साल में रिटायर हो जाएंगे, यानी वो भी देश के लिए उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए चीन की सरकार इस टेंशन में है कि ये 36% का तो बोझ उठा रहे हैं, इसमें प्लस 10% कर दो, तो मतलब आधी करीब 50% आबादी का हम बोझ ही उठाएंगे और ये मेरे किसी काम के भी नहीं होंगे। तो वो फ्यूचर देख रही है, वो नागरिकों से कह रही है कि बच्चे पैदा करो, ऑफर दे रहा हूं लेकिन करो। चीन की चिंता इस बात से भी है कि भारत तेजी से बढ़ती महाशक्ति है, हमारे यंग फोर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए चीन को अपनी वर्कफोर्स बढ़ाने का बहुत प्रेशर है, क्योंकि इंडस्ट्री और कारखाने चलाने के लिए युवा आबादी की बहुत जरूरत है। वैसे ही इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होने वाली है और हो रही है धीरे धीरे। जो बच जाएगी वहां काम कौन करेगा? आधी आबादी तो रिटायर हो जाएगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में 2025 तक 1 करोड़ स्किल्ड वर्कर की कमी होगी।